इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी हम द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इस बुक का 26 चैप्टर पढ़ रहे हैं, द डॉग ऑफ टेटवाल। टेटवाल का कुत्ता। इस कहानी को सादत हसन मंतो ने उर्दू भाषा के अंदर लिखा हुआ है। हम इस कहानी का इंग्लिश वर्जन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया। इस पार्टीशन के अंदर लगभग जो वायलेंस हुए उसके अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। साथ ही साथ 15 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए, रेफ्यूजीज हो गए, क्योंकि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे वहां पे उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली। उनको वहां पे सेटल होने के लिए बरसों चले गए, उनकी पूरी जनरेशन उसी के चक्कर में बीत गई। ऐसा ही कई सारे परिवारों के साथ हुआ जो पाकिस्तान से भारत के अंदर आए हुए थे। लेकिन यही इस पार्टीशन की सबसे बड़ी खासियत नहीं है। इस पार्टीशन की सबसे बड़ी खासियत या फिर सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर हम किसी चीज को कह सकते हैं तो वो है कि इस पार्टीशन के बाद भारत और पाकिस्तान के लोग जो पहले एक जैसा सोचा करते थे, जो पहले एक दूसरे को भाई माना करते थे, अब अचानक से वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं वही राइवलरी, वही दुश्मनी आज तक कंटिन्यू रही है। और अगर हम देखें तो भारत पाकिस्तान के विभाजन की, पार्टीशन की, वो एक वसीयत हमें मिली हुई है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले सालों के अंदर दोनों देशों के अंदर मैत्री हो जाए और जो भी डिस्प्यूट्स है वो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाए। तो चलिए इस चैप्टर के ऊपर आते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद अगर हमें विरासत में कुछ मिला है तो वो है दोनों देशों के बीच में दुश्मनी। लेकिन अक्सर दुश्मनी अलग ही मोड़ ले लेते। कई दफा जब हम एक व्यक्ति के ऊपर दुश्मनी निकालते हैं, एक परिवार के ऊपर जब हम गुस्सा होते हैं, तो अक्सर उस परिवार के कुत्ता भी अगर आपको दिख जाएगा तो उस कुत्ते को भी आप पत्थर मार देते हो। उस परिवार में कोई काम करने वाला नौकर चाकर भी हो ना, उसको भी आप गुस्से से डांट देते हो, पत्थर मार देते हो। तो इस तरह से गुस्सा या दुश्मनी हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। यही बात हम इस कहानी के अंदर पढ़ने वाले हैं। कहानी एक घटित हो रही है टिटवाल नाम की पहाड़ियों पे। मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया और मुझे टिटवाल नाम से कोई पहाड़ी नहीं मिली, जिससे कि हमें समझ सकते हैं कि ये तथाकथित पहाड़ियां हैं जो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्रियों के बीच है। और ये कहानी घटित हो रही है इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन। जैसे भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा है उसके तुरंत बाद ये कहानी घटित हो रही है। अब जैसे ही पार्टीशन हो गया, दोनों देशों के बीच में जो लोग आने जाने वाले थे वो लोग इधर से उधर चले गए और उसके बाद दोनों देशों के बीच में बॉर्डर के ऊपर काफी मात्रा में तनाव बढ़ने लगा। इस तनाव के कारण दोनों देश चाहते थे कि वो अपनी अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा थोड़ा खिसकाते जाए। अगर भारत चाहता था कि कुछ पहाड़ियां उनके कब्जे में हो, तो सिमिलरली पाकिस्तान भी चाहता था कि कुछ पहाड़ियां उनके कब्जे में हो, क्योंकि डिफेंस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहाड़ियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी पहाड़ियों के ऊपर कब्जा जमा लेते हैं तो एक लंबा चौड़ा एरिया होता है जिसके ऊपर आप अच्छे से कंट्रोल रख सकते हैं, वहां से आप सैनिकों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो अगर आप टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहाड़ियों के ऊपर कब्जा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में दो पहाड़ियां हैं और दोनों ही पहाड़ियां लगभग समान हाइट की है, समान ऊंचाई पे है। एक और भारत का सैन्य है, भारत की टीम एक और है, दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम है। अब इन पहाड़ियों के ऊपर जब सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और अक्टूबर का महीना आने वाला है, ऐसे में हम देखते हैं कि काफी खूबसूरत खुशनुमा वहां पे नेचर है, काफी अच्छा निसर्ग है, बहुत अच्छा वातावरण वहां पे है। ये सब हमें मंतो की राइटिंग से काफी अच्छे से फील होता है। जो वहां पे पेड़ है उनके ऊपर से अच्छी अच्छी गंध आ रही है, खुशबू आ रही है। और दोनों ही टीम, दोनों ही सैन्य भारत और पाकिस्तान के वो एक ही हाइट के ऊपर है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बंदूकों से अटैक करते हैं। और शाम के समय में अक्सर जब ये लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो उनको एक दूसरे की आवाजें तक सुनाई देती है। उसका कारण होता है उन दो पहाड़ियों के बीच में जो खाई होती है, उस खाई के बीच में से एक छोटी सी नदी जिसे हम रिवुलेट कहते हैं, जो जिसकी ज्यादा ऊंचाई नहीं रहती, ज्यादा गहराई नहीं रहती, बस छोटी सी नदी होती है। वो नदी भी उस पहाड़ी के बीच में से जा रही होती है। ऐसे में सबसे पहले हमें भारतीय सेना के बारे में पता चलता है। भारतीय सेना के जो कुछ सैनिक वहां पे होते हैं वो किस तरह से अपना दिन व्यतीत करते हैं और उनके मूड के बारे में हमें पता चलता है। दोस्तों, प्रीवियस कुछ चैप्टर के अंदर हम देख चुके हैं कि एक सैनिक अक्सर उन चीजों के लिए मारा जाता है जिससे उसका ज्यादा कुछ ताल्लुकात नहीं रहता है।
इस कहानी के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सैनिक है वो कई दिनों से अपने पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं। पोस्ट यानी कि जो अटैक करने का फ्रंट है, उस फ्रंट के ऊपर भारतीय सेना के कई सारे सैनिक वहां पे जमा है और अक्सर वो दिन में 10-12 राउंड फायरिंग कर देते हैं। और उनको ये भी पता है कि सामने वाली सेना में से कोई मर नहीं रहा है, लेकिन बस हम यहाँ पे है, ये बात सामने वाले को पता चलनी चाहिए। आज भी हम देखते हैं भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर अक्सर सीज फायर हो जाता है, अक्सर दोनों ओर से फायरिंग होती है। उसमें गलती से कभी कभार कुछ सैनिक दोनों ओर के मारे जाते हैं, नुकसान दोनों ओर का होता है। लेकिन इस जगह पे जहाँ पे ये दोनों सैन्य है वो ऐसे जगह पे छुपे हुए हैं कि चाहे कितनी भी गोलाबारी क्यों ना हो जाए उनको कोई भी धोखा नहीं है। साथ ही साथ दोनों ही सैन्यों के पास आर्टिलरी नहीं है, यानी टैंक नहीं है। यही रीजन है कि शाम के समय पे दोनों ही सैन्य अच्छे से वहां पे आग सुलझा सकते हैं, अच्छे से खाना बना सकते हैं। और वहां पे हम देखते हैं कि भारतीय सेना के अंदर हरनाम सिंह नाम के जमादार हैं और एक इंसान है जिसका नाम बंता सिंह है जो कि एक सोल्जर है, और कई सारे लोग हैं। इन दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती है। हमें पता चलता है कि अक्सर जब कुछ काम नहीं होता तो ये लोग एक दूसरे को बोर हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को शेर सुनाते हैं। अगर कोई सुनने वाला नहीं होता है तो ऐसे में ये लोग कुछ गीत गुनगुनाते रहते हैं। एक शाम का समय होता है जब जमादार हरनाम सिंह अपने ड्यूटी के ऊपर होते हैं, बाकी सारे लोग सो रहे होते हैं। ऐसे में 1 बाय 1 टर्न बाय टर्न रात को कोई ना कोई एक इंसान पूरी खाई के ऊपर ध्यान रखने वाला होता ही है। तो हरनाम सिंह की ड्यूटी 2 बजे तक होती है। उसके बाद वो गंदा सिंह को जगाते हैं और बोलते हैं ठीक है अभी तुम पोस्ट संभालो, मैं सोऊंगा। और फिर हरनाम सिंह सोने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती। उनको नींद नहीं आती क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी की या अपनी प्रेयसी की याद आती है। और फिर वो कुछ गीत अपने आप में गुनगुनाते हैं। गीत के बोलों का अर्थ यह है, वो कहते हैं कि उनकी प्रेयसी उनको कहती है कि मुझे तुम सितारों से बने हुए जूते लाकर दो हरनाम सिंह। और उसके जवाब में भी वो खुद ही गाना गाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें सितारों से बने हुए जूते लाकर दूंगा। और एक बार जब वो इस तरह से गीत गाते हैं उन्हें अपनी बीवी या अपनी प्रेयसी की याद सताने लगती है। और फिर उसके बाद बाकी सारे सैन्य को, जितने भी सैनिक हैं उन सबको भी वो जगा देते हैं, उठो 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 करके। और फिर सभी को उठाने के बाद उसमें से एक बंता सिंह होते हैं जिनको सब कहते हैं कि बंता सिंह तुम गाना गाओ। और ऐसे में बंता सिंह शेख फकीर शाह का एक फेमस सा गीत गाता है जिसके अंदर हीर और रांझा की कहानी है। हीर और रांझा की कहानी हम दोनों जानते हैं। हीर और रांझा की कहानी भारत और पाकिस्तान इन दोनों की विरासत है। ऐसा गाना वो सैनिक गाता है। उस कहानी के अंदर हीर या उस गाने के अंदर एक कहानी है जिसमें हीर कहती है कि बाज का जो भी कुंज था, कुंज यानी कि जो पेड़ होते हैं, कई सारे पेड़ों का गार्डन होता है, उस गार्डन को कौवे ने कब्जे में ले लिया है। कौवे ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। ये चीज कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सिमिलैरिटी युद्ध समान है। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने फकीर को भी कहा लेकिन किसी दुखी प्रेयसी को कोई सांत्वना नहीं देता है। इस तरह से हीर कहती है। उसका जवाब में रांझा कहता है कि जिस गरुड़ ने अपने कुंज को कौवे के हवाले कर दिया था उस गरुड़ को ही मार दिया गया है। कहीं ना कहीं जो भी हार जाता है उसको मार देते हैं, जो भी हार जाता है उसको कायर मान देते हैं और उसे मार देते हैं। कुछ इस तरह की फीलिंग हमें गरुड़ को लेकर समझ में आती है। और फिर इस तरह से वो कहानी अंत हो जाती है। इस कहानी के बाद लगभग सुबह के 4-5 बजे का समय हो जाता है और तभी जब कुछ आपस में इन लोगों को बात करने लायक नहीं होता, पूरा सन्नाटा हो जाता है। ऐसे में अचानक से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। और अब इन सबको लगता है इतनी ऊंची पहाड़ियों के ऊपर कुत्ता कहाँ से आ गया है भाई, क्योंकि पूरा वीराना है। तो धीरे धीरे वो कुत्ते की आवाज धीरे नजदीक आते हुए उन्हें दिखाई देती है। और फिर बंता सिंह उस कुत्ते के आवाज की दिशा में आगे जाता है और फिर एक छोटे से पेड़ के पीछे से वो एक कुत्ते को पकड़ के लाता है। वो एक स्ट्रे डॉग होता है और वो कहता है कि सरदार जमादार जी, मैंने इस कुत्ते को पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो ये कहता है कि इसका नाम चप्पड़ झुनझुन है। और ऐसा करने से उस कुत्ते को एक नाम दे दिया जाता है, चप्पड़ झुनझुन। अब मुझे भी नहीं पता इसका मतलब क्या है, शायद इसका कोई मतलब नहीं है। और उस कुत्ते को चप्पड़ झुनझुन नाम से बाकी सारे सैनिक वहां के पुकारने लगते हैं। ऐसे में वहां के जमादार हरनाम सिंह कहते हैं, ओए तू पाकिस्तानी तो नहीं है ना, तू हिंदुस्तानी है ना। तो यहाँ पे हमें
उनकी रूटीन मेंटेलिटी के बारे में पता चलता है कि एक सैनिक जब भारत पाकिस्तान की वॉर के अंदर इतना इन्वॉल्व हो चुका है तो वो हर एक चीज को कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के नजरिए से देखता है। एक कुत्ते की कोई नेशनलिटी नहीं होती। हम आज भी देखते हैं, हमारा आधार कार्ड बना हुआ है, हमारे घर के कुत्तों का आधार कार्ड बना हुआ है क्या? उनका कोई ठिकाना नहीं है, उनका कोई नेशनलिटी नहीं है। इसके ऊपर एक गाना भी है, पंछी हवा इस तरह से कोई सरहद ना इन्हें रोके, ये लूसी कारगिल मूवी के अंदर एक गाना है। कुछ ऐसा ही हकीकत में होता भी है। लेकिन हरनाम सिंह कुत्ते को पूछते हैं तो भारतीय है या पाकिस्तानी है? उसके ऊपर बंता सिंह कुत्ते की साइड लेते हुए कहते हैं, जमादार जी कुत्ते का थोड़ी ना कोई नेशनलिटी होता है, इसका थोड़ी ना कोई देश होता है। और उसके बाद धीरे धीरे बातें होती है और उसके बाद हरनाम सिंह कहते हैं अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, बताओ, प्रूव करो कि अगर तुम भारतीय हो तो भारतीय हो, ये प्रूव करो। अब ये बातें जो कुत्ते के साथ हो रही है वो कहीं ना कहीं बतौर रीडर जो हम पढ़ रहे हैं हमें भी एक हद तक फील होती है कि कई दफा आज की डेट में भी छोटी छोटी बात के ऊपर एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। अब कोई एक चीज सरकार के विरुद्ध अगर बोल दो तो आपको डायरेक्टली एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। हमको हमारी नेशनलिटी प्रूव करनी पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ कुत्ते के साथ भी होता है। कुत्ते को कहते हैं बताओ, तुम प्रूव करो कि तुम्हारी नेशनलिटी क्या है। लेकिन कुत्ता क्या बोलेगा, वो तो बस अपनी पूंछ हिलाता रहता है। काफी फ्रेंडली कुत्ता होता है। और फिर थोड़े हंसी मजाक के बाद उसे हरनाम सिंह बिस्किट खाने को देते हैं। अगली सुबह जब वो नाश्ता बनाते हैं तो हर एक सैनिक कुत्ते को कुछ ना कुछ खाने के लिए देता है। उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि कई दिनों से ये सैनिक उतनी ऊंचाई के ऊपर है और वो बोर हो जाते हैं, अकेले रहते हैं, उनको कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। ऐसे में हर एक सैनिक चाहता है कि वो इस कुत्ते से दोस्ती कर ले। और छोटा सा कुत्ता बहुत प्यारा होता है, वो हर एक को मिलता है तो अपनी पूंछ हिला देता है। आपको भी पता है, जब कुत्ता आपके आगे आकर पूंछ हिलाता है, आपके सामने ऐसे लोट पोटता है तो आपको भी बहुत अच्छा महसूस होता है। तो सबको बहुत अच्छा महसूस होता है जब उनके पास वो कुत्ता आ जाता है। ऐसे में कुछ दिनों के बाद घटना चेंज हो जाती है और हम डायरेक्टली पाकिस्तानी खेमे के अंदर रुख लेते हैं, जहां के मेन लीडर हैं मिस्टर हिम्मत खान। हिम्मत खान काफी तजुर्बेदार सैनिक है, अभी वो काफी ऊंचे पोस्ट के ऊपर है। और ऐसे हिम्मत खान एक दिन सुबह सुबह देखते हैं कि वहां पे यही कुत्ता जो भारतीय साइड में था वो पाकिस्तानी साइड में आया हुआ है। और वो उसको कहते हैं, भाई तो कहाँ पे था 2 दिन से, कल की रात तो कहाँ पे था? तो इससे हमें पता चलता है कि सबसे पहले ये कुत्ता पाकिस्तानी साइड में रहा करता था पिछले कुछ दिनों में। उसके बाद वो भारतीय साइड में रहा था और फिर से एक बार कुत्ता उस खाई को लांघकर पाकिस्तानी साइड में चला गया। ऐसे में जैसे ही वहां पे हिम्मत खान देखते हैं तो वो कहते हैं तो था कहाँ पे 2 दिन। और फिर वहां पे हिम्मत खान के साथ एक और सैनिक का हमें परिचय मिलता है जिसका नाम बशीर है। और बशीर देखते हैं कि उस कुत्ते के गले में कुछ है, कुछ उसके ऊपर निशानी है। तो वो कहते हैं इसके गले में कुछ बंधा हुआ है। और जैसे वो कुत्ते की तरफ जाते हैं दूसरा एक सैनिक तुरंत आकर उस कुत्ते के गले में जो पट्टा बांधा हुआ होता है उसे निकाल लेता है। उस पट्टे के ऊपर एक छोटा सा कागज, एक छोटा सा कार्डबोर्ड होता है। उस कार्डबोर्ड के ऊपर भारतीय खेमे के सैनिकों ने लिखा हुआ होता है चप्पड़ झुनझुन, जो कि उन्होंने उस कुत्ते को नाम दिया होता है। और फिर वहां पे जो हिम्मत खान है वो बोलते हैं ये जो भी भाषा है कोई पढ़ सकता है क्या यहाँ पे? तो वहां पे बंशीर नाम का जो सिपाही है वो आकर पढ़ता है और कहता है कि इसके ऊपर चप्पड़ झुनझुन लिखा है और उसके नीचे लिखा है दिस इज हिंदुस्तानी डॉग, ये हिंदुस्तान का कुत्ता है, इस तरह से लिखा है। और फिर उसके बाद उन्हें काफी गुस्सा आ जाता है, तू क्यों गया था उधर वगैरह वगैरह ऐसी बातें होती है। हिम्मत खान काफी गुस्सा करते हैं कुत्ते के ऊपर, लेकिन बाद में दुलारते भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुत्ता बहुत ही प्यारा सा है और वो पहले से ही उस कुत्ते को जानते हैं, इसलिए वो डायरेक्टली उसको सजा नहीं देते। लेकिन वो कहते हैं कि देखो ट्रेचरी मत करो, धोखेबाजी मत करो, धोखेबाजी की सजा डायरेक्टली मौत है। तो इस तरह से बातें होती है और फिर वो कहते हैं कि इन लोगों ने लिखा है चप्पड़ झुनझुन तो हम इसका जवाब लिखेंगे। और हिम्मत खान कहते हैं कि मेरे सिगरेट के पैकेट का जो कवर है उस कवर के ऊपर तुम लिखो। और फिर बंशीर पेंसिल लेकर कहता है क्या लिखूं? तो वो कहते हैं, लिखते हैं सपर सुन सुन। भारतीय सेना ने नाम दिया था चप्पड़ झुनझुन, तो ये कहते हैं हम लिखेंगे सपर सुन सुन और उसके नीचे लिखो दिस इज पाकिस्तानी डॉग, ये पाकिस्तान का कुत्ता है। और इस तरह से लिखने के बाद फिर से एक बार रस्सी के अंदर उस कागज को डालने के बाद कुत्ते के गले में बांध दिया जाता है। और फिर हिम्मत खान उस कुत्ते की उस दूरी को पकड़कर उसे उस छोटे से ट्रेल पे, छोटे से रास्ते तक लेकर जाते हैं जो दोनों खाइयों के बीच का पैदल चलने का एक रास्ता है। और वहां पे जाकर उस कुत्ते को छोड़ देते हैं और कहते हैं जाओ अपने माँ बाप के पास जाओ। कहने का अर्थ क्या है? अपने हिंदुस्तानी साइड के पास जाओ और ये मैसेज उनको दो और वापस जरूर आना, ये मेरा ऑर्डर है।
और इस तरह से कहने के बाद वो कुत्ते को उस रास्ते के ऊपर छोड़ देते और कुत्ता धीरे धीरे चलने लगता है। जब कुत्ता निकल पड़ता है तो वापस आकर हिम्मत खान वो अपनी बंदूक से फायर कर देते हैं। बस ऐसे ही फायर कर देते, कोई उनका मूड नहीं होता है, बस फायर कर देते हैं। और आपको पता है ये वहां पे खाई है बीच में, तो इस वजह से इस साइड की आवाज उस साइड में बहुत आसानी से चली जाती है गरजने के कारण। तो इस साइड में उसी सुबह के टाइम में जो जमादार हरनाम सिंह है उनका मूड काफी ग्रम्पी सा होता है, मूड थोड़ा खराब सा होता है। हो सकता है घर की याद आ रही हो, जो भी हो। तो वो सुनते हैं कि इस साइड से फायरिंग हुई है, तो तुरंत अपनी टीम को बोलते चलो फायरिंग करो। और फिर दोनों साइड से, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों साइड से आधे घंटे तक लगातार फायरिंग होती रहती है। 10-12 राउंड दोनों साइड से फायर किया जाता है और दोनों टीम को पता है कि ये जो फायरिंग किया है इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि किसी को गोली लगेगी नहीं। बस हम जो गोली चला रहे सामने वाली पहाड़ियों में जाके कहीं पे लग जा रही है। ऐसे में थोड़ी देर के बाद फायरिंग रुक जाती है और थोड़ा शांति का माहौल हो जाता है। उसी के दरमियान वहां पे जो पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ सैनिक है वो कहता है कि वो कुत्ता आ रहा है हमारी दिशा में। तो हरनाम सिंह कहते हैं कि आ रहा है का क्या मतलब है, कौन आ रहा है? तो वो कहते हैं चप्पड़ झुनझुन आ रहा है। तो ऐसे में हरनाम सिंह जाते हैं और बाइनोकुलर जो होते हैं उन बाइनोकुलर से वो खाई के बीच में देखते हैं जहां पे उनको कुत्ता दिखाई देता है। जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि वो कुत्ते के गले में अभी भी हमने पहना हुआ पट्टा है, वो हमारी दिशा में आ रहा है, नॉर्मल है, ठीक है। ऐसे में जब ये देख रहे होते उसी समय पाकिस्तानी खेमे में से हिम्मत खान वो भी देख रहे होते हैं अपने बाइनोकुलर्स उठा के, और वो देखते हैं कि कुत्ता वहां पे रुक गया है। तो ऐसे में वो पीछे से एक गोली मारते हैं कुत्ते की कि वो तुरंत भागते भागते आगे जाए। और फिर एक कुत्ता इस ओर आ रहा है, इसलिए भारतीय साइड से हरनाम सिंह भी गोली चलाते हैं कि कुत्ता अभी वापस उस ओर भागे। ऐसे में ये दोनों जब कुत्ते के आजू बाजू में गोलियां चला रहे हैं तो इनको बहुत मजा आ रहा है। दोनों चाहते कि कुत्ता उस ओर जाए, उनके विरोधी दल में जाए। अगर कुत्ता पाकिस्तान के साइड में जाता है तो हिंदुस्तानी जो सैनिक है उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने वापस कुत्ते को उनके साइड में भगा दिया। और अगर कुत्ता हिंदुस्तान साइड में जाएगा तो पाकिस्तानी साइड को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्होंने उसके गले में नया नाम लिखकर कुत्ते को उस ओर भेजा है। ऐसे में निशाना साधने के बाद हरनाम सिंह का निशाना कुत्ते के टांग के ऊपर लग जाता है और कुत्ता लंगड़ा हो जाता है। वो 3 पैरों से ही भारतीय साइड में आने की कोशिश करता है। ऐसे में फिर से एक बार गोली चलाई जाती है और पाकिस्तान साइड में अपना रुख कर लेता है। और फिर से एक बार पाकिस्तान साइड से गोली चलाने के बाद बराबर कुत्ते के सिर के ऊपर गोली लगती है और वो एक ही गोली में मर जाता है। जब कुत्ता मर जाता है तब भारतीय साइड से हरनाम सिंह कहते हैं यार ये कुत्ता तो शहीद हो गया, और पाकिस्तानी साइड से कहते हैं एक कुत्ते की मौत मर गया। जब कुत्ता मर जाता है तो हमें ये महसूस होता है कि अक्सर जो सैनिक है उसका भी ऐसा ही हाल होता है। जो सैनिक है वो निष्पाप है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन अक्सर सैनिक भी बहुत बुरी मौत मरता है। जैसा कि हमने ड्यूल्स एट डेकोरम इस विल्फ्रेड ओवन की कविता के अंदर भी पढ़ा है। जो सैनिक की मौत होती है बहुत दर्दनाक होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि 2 देशों की आपसी दुश्मनी के कारण जिस तरह से एक निष्पाप सा कुत्ता मारा जाता है, ठीक उसी तरह से निष्पाप से सैनिक मारे जाते हैं, निष्पाप से उस देश के रहने वाले रहवासी, वहां के निवासी लोग मारे जाते हैं। तो किसी भी सूरत में वॉर अच्छी चीज नहीं है। दोस्तों, इस तरह से ये कहानी खत्म होती है। अगले वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।